चलिए तो शो की शुरुआत करते हैं आपके पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल तड़के के साथ। और इंटरनेशनल तड़के से हमारा मतलब है यूएस के बाज़ारों में निवेश के साथ। अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो अब तक केवल घरेलू बाज़ार में अच्छे से निवेशित हैं, आपने अपनी एक सधी हुई रणनीति बना रखी है, और अगर अब ऐसा वक्त आ गया है कि आपको लगता है कि थोड़ा सा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया जाए, उसमें भी अगर आपका इंटरेस्ट, अगर आपकी दिलचस्पी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की ओर है, तो कैसे डाइवर्सिफिकेशन की इस रणनीति में आपको आगे बढ़ना चाहिए। तमाम पहलू जो हैं इसमें, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। कौस्तुभ बेलापुरकर, डायरेक्टर फंड रिसर्च, मॉर्निंग स्टार इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इंडिया। कौस्तुभ, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और बेहद खास मुद्दा, इंटरनेशनली अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को विदेशी बाजारों में डाइवर्सिफाई करना हो तो क्या रणनीति हो। अच्छा, जब हम डाइवर्सिफिकेशन की एक रणनीति की बात करते हैं तो इसमें एसेट क्लासेस में अलग अलग तरह से आपको डाइवर्सिफाई होना ज़रूरी है। विद इन इक्विटी, यानी इक्विटी बाजार के अंदर ही अगर आपको डाइवर्सिफाई करना हो तो उसमें भी आप लार्ज, मिड कैप, स्मॉल कैप ऐसी रणनीति बनाते हैं। लेकिन विदेशी बाजारों में जब डाइवर्सिफिकेशन की कोई रणनीति अपने पोर्टफोलियो में अपनानी हो तो उस डाइवर्सिफिकेशन को हम कैसे समझ सकते हैं। इक्विटी में ही कहा जाएगा डाइवर्सिफाई होगा आपका पोर्टफोलियो, अगर विदेशी बाजारों की ओर आपका रुख है तो। कौस्तुभ जी कविता जी, एंड धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। तो जैसे आपने बोला, जो डिवर्सिफिकेशन की जरूरत है, हम नॉर्मली हम ऑलवेज सोचते हैं कि डिवर्सिफिकेशन करेंगे तो डिफरेंट एसेट क्लासेस, इक्विटी हो या डेट हो या गोल्ड खरीदना चाहिए। और इक्विटी के मौजूद आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की बात काफी चर्चा होती है। पर ये जो इंटरनेशनल डिवर्सिफिकेशन है, अंतरराष्ट्रीय मार्केट्स में आप भी निवेश कर सकते हैं, ये भी काफी अहम मुद्दा है। क्योंकि अगर आप बात करें तो आ, खाली की वो इक्विटी का एक्सपोजर है, जैसे डोमेस्टिक इक्विटी है, पर उनका जो मूवमेंट है, उनके शेयर का भाव जो है, वो हर टाइम एक साथ में नहीं चलता है। और हमने पिछले काफी सालों में देखा है कि जब भारतीय मार्केट इतना अच्छा नहीं कर रहा है तो यूएस या और कोई शेयर बाजार ज्यादा अच्छा कर रहा है। और उल्टा भी होता है, जैसे 2022 में हुआ था, जहां यूएस का शेयर मार्केट काफी गिरा, पर भारतीय शेयर मार्केट रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा अच्छा किया। तो ये बहुत जरूरी है कि डिवर्सिफिकेशन जो है ना, भले हम देश में हम एसेट क्लासेस या लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में करें, अंतरराष्ट्रीय और डाइवर्सिफिकेशन भी काफी जरूरी है। और अच्छी बात है कि हमारे पास अभी देश में ही बैठे हुए काफी म्यूचुअल फंड ऑप्शन है, जो अभी तो लार्जली इक्विटी में डिवर्सिफाई कर सकते हैं। और अभी वहीं तक मैं अपनी बात सीमित रखूंगा। डिवर्सिफिकेशन दूसरे भी जैसे अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड्स में भी हो सकता है, पर अभी उसमें ऑप्शंस वैसे है नहीं। तो इंटरनेशनल इक्विटीज जो है वो काफी अच्छा ऑप्शन है डिवर्सिफिकेशन के लिए। जैसे मैंने चर्चा की कि रिटर्न्स हर टाइम वो सेम नहीं रहते हैं। एक साल में भारत के इक्विटीज शेयर बाजार अच्छा रहा, दूसरे साल यूएस का शेयर बाजार अच्छा रहा, तो वो डिवर्सिफिकेशन का बेनिफिट आ जाता है। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि ये जी, जो कंपनियां हैं जो हम जिसमें निवेश कर रहे हो, जैसे यूएस का शेयर बाजार हो, वो दुनिया हाँ। की सबसे बड़ी और जानी पहचानी कंपनियां हैं। तो तो ऐसा यही नहीं मुझे आपको थोड़ा सा रोकना है, क्योंकि ये समझना बहुत जी ज़रूरी होगा कि जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी निवेश की बात करते हैं या विदेशी बाज़ारों में अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने की बात करते हैं तो हमेशा यूएस के बाज़ार ही पहले क्यों आते हैं। मौजूदा समय के समीकरण को भी ध्यान में रखते हुए आप हम बताएं कि उसके बावजूद भी यूएस के बाज़ार अगर निवेश करना है आपको तो आप कैसे निवेश कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से एक थोड़ी सी हम थोड़ा समय थोड़ा सा इस बात पर समझाने पर देते हैं या जोर डालते हैं कि यूएस के बाजार का ढांचा कैसा है और वो क्यों जी विश्व में सबसे बड़े बाजारों में गिना जाता है। थोड़ा सा मेरे ख्याल से आप समय इसको समझाने में लगा दें। जी बिल्कुल। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कविता जी, क्योंकि जब हम शेयर बाजारों की बात करें तो यूएस दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है। सबसे जो कंपनियां हैं जहां वो लिस्टेड है, सबसे बड़ी और इनोवेटिव कंपनियों में से मानी जाती हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जो कंपनियां हैं ना सिर्फ यूएस में ऑपरेट करती हैं, दुनिया में काफी देशों में उनका ऑपरेशन रहता है, जैसे भारत देश में भी। तो अगर हम उसकी बात करें तो जो दो मेन इंडेक्स हैं जो यूएस में जो लोग देखते हैं, जो नैस्डैक 100 हो गया और S&P 500 हो गया, इन दोनों में अगर आप उनका रेवेन्यू देखें
तो 50 से 60% ही सिर्फ यूएस के उस देश से आता है उनका रेवेन्यू। बाकी का उनका जो रेवेन्यू है वो बाकी के देशों से आता है। और अगर मैं भारत की बात करूं तो 1.5% रेवेन्यू आता है भारत देश से इन इन स्टॉक एक्सचेंज ये इंडेक्स की कंपनियों में। तो हम भारत देशवासियों को भी काफी वो है और वो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं इन कंपनियों की। और सबसे इनोवेटिव कंपनियां जैसे मैं बोल रहा था, जैसे हाल ही में अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल काफी पॉपुलर हो रही हैं भारत देश में भी, और काफी अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं। पर अगर सबसे बड़ी ईवी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें टेस्ला, तो वो है यूएस में लिस्टेड, और वो पायनियर थी इस टेक्नोलॉजी की। और उन्होंने आप एक्सपोजर ले सकते हैं इस टाइप के निवेश से। काफी और कंपनियां जिनके प्रोडक्ट्स हम भारत देश में यूज करते हैं, जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो या विंडोज लैपटॉप या कंप्यूटर हो या मैकबुक हो, ये यूएस की दो सबसे बड़ी कंपनियां एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट है। और हम सब इनके कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट यूज करते ही हैं। वैसे ही गूगल हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ऐसे काफी कंपनियां हैं जो जिनके हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। हम अमेजोन पे शॉपिंग करते हैं इंडिया में, वन ऑफ द बिगेस्ट ई कॉमर्स कंपनीज इन द वर्ल्ड। तो ये सब जो कंपनियां आपको अगर आपको एक्सपोजर लेना है, आपको भारत की कंपनियों से निवेश करके ये नहीं मिल सकता। पर यूएस के जो फंड्स हैं उनमें निवेश करके ये ऐसा एक्सपोजर मिल सकता है। तो ये आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि जी, ये डिवर्सिफिकेशन बिल्कुल। जो है। हाँ जी, तो एक चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी है कि यूएस के बाज़ारों में और कैसे आप उसको उसमें निवेश करना चाहिए, इस पर हम आगे भी आएंगे, लेकिन इसके अलावा निवेश करने के लिए और कौन-कौन से बाज़ार भारतीय निवेशकों के लिए उपलब्ध हैं? जी, तो अगर मैं बात करूं कि जो हमारे डोमेस्टिक फंड रूट से जो अवेलेबल हैं, काफ़ी अच्छे फंड जो लॉन्च हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा तो अगर नंबर देखूंगा तो यूएस फंड्स का ही है। पर आपको बाकी के भी थोड़े यूरोपियन इक्विटी फंड मिल सकते हैं, या वर्ल्ड एक्सपोजर अगर आपको ग्लोबल मार्केट्स में सब मार्केट्स का एक्सपोर्ट लेना है तो वैसे भी फंड्स अवेलेबल है। फिर कुछ चाइना या हांगकांग बेस्ड फंड्स का निवेश हो सकता है, और कुछ थोड़े ऐसे नीश फंड्स भी हैं जैसे ब्राजील हो गया, या उसमें भी एक्सपोजर मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा मार्केट है और वहीं पे सबसे ज्यादा फोकस और निवेशकों का इंटरेस्ट है वो है यूएस मार्केट में, फॉर द रीजन जो मैं अभी बता रहा था कि बिल्कुल। सबसे बड़ी कंपनियां वहां पे ही लिस्टेड है। बिल्कुल। अच्छा, अब जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो लगातार खबरों में यूएस और यूएस के बैंकिंग संकट के बारे में और किस तरह वहाँ पर मंदी के काले बादल छाए हुए हैं उस बारे में पढ़ रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि हम ये चर्चा इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी क्यों कर रहे हैं। तो ये बताएं कि जिस तरह से खबरों के चलते दिक्कतें सामने आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यूएस में जो महंगाई भी है वो अपने उच्चतम स्तर पर, अपने ऐतिहासिक अगर हम तौर पर देखें तो सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, और जिस तरह से वहाँ पे बैंकिंग संकट एक के बाद एक अभी उभरा है, तो उसके चलते इस तरह के बाज़ारों में अभी इतनी अनिश्चितता के चलते क्या निवेश करना सही होगा? अच्छा, निवेश की रणनीति की बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो निवेश का समय है वो लंबा है, 5 या 7 साल या उससे ज़्यादा का है। पर उतना अगर समय मेरे पास है, अगर मैं किसी बाज़ार को इतना समय देना भी चाहता हूँ, तब भी क्या ये समय सही है यूएस के बाज़ारों में पैसे लगाने का, निवेश करने का? जी, तो मैं ये 2-3 पार्ट में इसका जवाब देता हूँ कविता जी। तो पहले तो आ, हम जैसे पहले बता रहे थे कि जो ये यूएस की कंपनियां हैं, और ये जो आपने ठीक बात कही कि काफी जो शॉर्ट टर्म हेडविंड्स जो बोलते हैं वो काफी है यूएस मार्केट्स के लिए। महंगाई काफी बढ़ गई है और ऑल टाइम हाई पे है फॉर मेनी मेनी डेकेड्स। फिर जो उनका जो सेंट्रल बैंक एक्शन है वो भी काफी, उनके जो इंटरेस्ट रेट है काफी बढ़ गए हैं, और काफी और कुछ उनको जो शॉर्ट टर्म हेडविंड्स हम बोलते हैं वो है मार्केट के लिए। रिसेशन भी आ सकता है शायद, उसकी भी बात हो रही है। पर जब मैं लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ, जैसे आपने बोला 5 से 7 साल, तो वो बहुत ही जरूरी है वो होराइजन रखने के लिए निवेशक के लिए। और दूसरी बात जो मैं पहले भी बता रहा था कि जो ये जो यूएस कंपनियां हैं, हालांकि उनका 50-60% यूएस के देश से उनका रेवेन्यू आए, बाकी का जो दूसरे देशों से आ रहा है, भारत से भी उनका रेवेन्यू आ रहा है,
तो वो ग्लोबल कंपनियां हैं, ऐसा नहीं है कि उनका पूरा रेवेन्यू निर्भर है सिर्फ यूएस पे। तो इस बात से वो कंपनियां काफी अच्छी स्तर पे हैं, और इतना इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए अगर शॉर्ट टर्म में वहाँ रिसेशन आया भी, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी जो है वैल्यूएशंस की जो बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि इंडियन मार्केट जो भारत का शेयर बाजार है और जो यूएस का शेयर बाजार है, हर टाइम वो एक ही डायरेक्शन में नहीं चलता है। जैसे हमने 2022 में देखा क्या हुआ कि भारत के मार्केट ने रिलेटिवली थोड़ा बेटर रिटर्न दिया, यूएस मार्केट काफी नीचे था। जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं जो काफी पॉपुलर है, जो फैंग स्टॉक्स से जाने जाते हैं, वो काफी उनका भाव काफी गिर गया था। अभी हाल ही लास्ट 3 महीने में थोड़ा वापस बढ़ा है, पर वो वैल्यूएशन थोड़ा मोर रीजनेबल हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि ये टाइमिंग का जो है वो काफी मुश्किल होता है, क्योंकि कब शेयर बाजार आगे बढ़ जाए वो किसी के हाथ में नहीं होता है। वो न्यूज़ पे बढ़ सकता है, और न्यूज़ के बहुत पहले आगे भी बढ़ सकता है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि 2013 में यूएस मार्केट ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था, कुछ 30-40%, और भारत का जो शेयर बाजार था शायद कुछ 6-7% का ही रिटर्न दिया था। तो काफी निवेशक 2014 में 2013 का रिटर्न देख के काफी पैसा यूएस फंड में डाल दिया, बट उनको वो 30-40% रिटर्न नहीं मिला, क्योंकि वो ऑलरेडी जा चुका था। और 2014 में हमें पता है जब इलेक्शन का रिजल्ट आया और भारतीय शेयर बाजार ने बहुत अच्छा किया रिलेटिव टू यूएस मार्केट, तो इन्वेस्टर्स थोड़े लेट हो गए उस निवेश करने में। इसलिए हमारा सुझाव यही है कि आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करती जाइए। थोड़ा शॉर्ट टर्म पेन हो सकता है जरूर, ये बोलना मुश्किल है, बट हेडविंड जैसे हैं तो वो है। बट अगर आपका 5 से 7 साल का निवेश का होराइजन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिस्टमैटिकली यूएस फंड्स में पैसा महीना महीना डालते जाइए। बिल्कुल। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि हम दर्शकों को ये समझाएं कि किस तरह से वो यूएस के बाज़ारों में निवेश कर सकते हैं। क्या डायरेक्टली जाकर आप यूएस की कंपनियों को ख़रीद सकते हैं, वहाँ के शेयर बाज़ार में पैसे लगा सकते हैं? तरीका क्या है, कौन सा बेहतर विकल्प है, वो हम बाद में आएंगे, लेकिन तरीके क्या क्या हैं? तो हाँ, ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है कविता जी, जहाँ से आप डायरेक्टली भी यूएस शेयर्स खरीद सकते हैं। पर मेरे हिसाब से, और कि जो फंड्स अवेलेबल है लोकली, जो इंडियन रूपी में डोमिसाइल्ड है, तो आप यहाँ बैठ के, जैसे आप अगर देश का कोई शेयर फंड खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, वैसे ही विदेशी ऑप्शंस हैं जो हमारे लोकल म्यूचुअल फंड्स ने लॉन्च किए हैं। वो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि पहली बात तो ये है कि जैसे काफी पॉपुलर हो गए थे ये फैंग स्टॉक्स जो मैंने बात की, 2019-20 में काफी बड़े थे, और 2022 में फिर काफी गिराव आया इनके शेयर। तो वो कौन सा स्टॉक में निवेश करना चाहिए, वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है आम निवेशक के लिए। इसलिए अगर आप डिवर्सिफाइड बास्केट ऑफ स्टॉक्स ले, या इंडेक्स फंड हो या एक्टिवली मैनेज फंड हो, काफी ऑप्शंस है हमारे लोकल इन्वेस्टर निवेशक के लिए। तो अगर आप वो लें तो आपको वो डिवर्सिफिकेशन जो है कि ना सिर्फ फैंग स्टॉक्स, बाकी के भी एक्सपोजर्स आपको मिले। और जैसे मैंने बोला, काफी इंडेक्स फंड्स हैं, या जो नैस्डैक 100, कुछ ऑप्शंस हैं S&P 500 पे, उनमें अगर आप निवेश करेंगे तो आपको ज्यादा ब्रॉडर डिवर्सिफाइड एक्सपोजर मिलेगा, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पे, पर काफी दूसरे भी सेक्टर्स पे। लेकिन अब मैं चाहती हूँ, क्योंकि भारत में हम देख रहे हैं जितने भी फंड्स हैं जहाँ जिनके ज़रिए आप निवेश कर सकते हैं, पिछले 1 आध साल के रिटर्न में हो सकता है थोड़ी सी नेगेटिविटी हो, लेकिन उससे पहले के समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिला है। तो अगर मैं केवल मौजूदा विकल्पों की बात करूं जो कि एक म्यूचुअल फंड के ज़रिए आप ले सकते हैं, उसमें क्या क्या विकल्प है, और यूएस के बाज़ारों में किस तरह से आप अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं इन फंड्स के ज़रिए? जी जरूर। तो पहले तो जो ऑप्शंस हैं काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस। पहले तो निवेशकों को, अगर पैसिव, जो हम एक्टिव वर्सेस पैसिव बोलते हैं, पैसिव एक्सपोजर लेना इंडेक्स में, तो दो मेन ब्रॉड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो है नास्डैक 100 का, जो ज्यादा टेक फोकस इंडेक्स है, और S&P 500 जो ज्यादा थोड़ा ब्रॉड फोकस मिलता है। उसमें नास्डैक में आपको फाइनेंशियल कंपनियां नहीं मिलेंगी, S&P 500 में फाइनेंशियल कंपनियां भी मिलेंगी। और ये याद रखना जरूरी है कि नैस्डैक में ऑलमोस्ट 45% जो है वो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में
निवेश किया गया है, उनका इंडेक्स का वैसा बनाव है। वेराज S&P 500 में सिर्फ 25% है, थोड़ा ज्यादा डिवर्सिफाइड है क्योंकि टॉप 500 कंपनीज इंक्लूडिंग फाइनेंशियल कंपनियों में उनका एक्सपोजर है। तो ये दो ब्रॉड इंडेक्स हो गए जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। फिर काफी एक्टिवली मैनेज फंड्स भी हैं जो यूएस में इन्वेस्ट करते हैं। तो कुछ कुछ का स्पेसिफिक एक्सपोजर है, जैसे हम वैल्यू या ग्रोथ स्टाइल बोलते हैं, उनमें कुछ ऐसे ऑप्शन है और काफी और डिवर्सिफाइड एक्सपोजर्स भी हैं, तो वो आप भी देख सकते हैं। और तीसरा कुछ थोड़ा सा थीमेटिक, अगर आपको स्पेसिफिक व्यू, अगर जिस निवेशक के पास स्पेसिफिक व्यू लेना है कि मुझे सिर्फ टेक्नोलॉजी या इन नए मध्यम के कंपनियों में इन्वेस्ट करना है, जैसे बैंक प्लस हो गया, तो वैसे भी आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे फंड ऑफ फंड के सुझाव से, तो आप ये वो देख सकते हैं। तो काफी अच्छा इंटरेस्टिंग बास्केट है निवेशकों के लिए यूएस फंड्स में एक्सपोजर लेने के लिए। और जैसे मैं पहले बोल रहा था कि आपको सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि टाइमिंग काफी हानिकारक हो सकता है आपके लिए, तो आप रेगुलरली पैसा डालिए इसमें। और आपके टोटल पोर्टफोलियो का अगर आप 10% यूएस और नेशनल फंड्स में लगाएंगे तो काफी अच्छा डिवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिल सकता है आपको। अच्छा कौस्तुभ, जो एक्टिवली मैनेज फंड्स थे जो आपको यूएस के बाज़ारों में या विदेशी बाज़ारों में निवेश की अनुमति वहाँ पर थी और वो निवेश किया करते थे, अब उन फंड्स को लेकर क्या हाल फिलहाल में स्थिति है, ज़रा हमको ये बताएं। बीच में कुछ अपडेट आई थी कि कुछ फंड्स ने जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय निवेश की एक बार फिर से उन्होंने शुरू कर लिया है निवेश करना, हालांकि वो भी कुछ ही समय तक के लिए ही शुरू रहेगा, हो सकता है कि उसको वापस से रोक दिया जाए। तो फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है, उन तमाम निवेशकों का क्या होगा जो उस फंड में केवल इसीलिए पैसा लगा रहे थे, और उसमें काफ़ी मशहूर स्कीम्स भी हैं जिन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी दिखाया है। तो ये एडेड फीचर क्योंकि बहुत कैची था निवेशकों के लिए, क्या होगा उन निवेशकों का? मैं कहूँगा कि अगर आपने निवेश किया है अपने एसेट एलोकेशन के बावजूद के स्तर पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको सबसे पहले आपको जो देखना है वो आपको देखना है कि आपका पोर्टफोलियो का नीड क्या है और वो प्रोडक्ट आपके पोर्टफोलियो में फिट होता है कि नहीं। तो वो सबसे हर निवेशक के लिए सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। जो टैक्स है जो अभी चेंज हुआ है हाल ही में, वो तो किसी के हाथ में नहीं था, पर टैक्स शुड नॉट बी द फर्स्ट कंसिडरेशन कि मुझे ये इसमें निवेश करना है कि नहीं। प्रोडक्ट फिटमेंट जो हम बोलते हैं कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसा निवेश करना फायदेमंद हो सकता है कि नहीं, एसेट एलोकेशन डिवर्सिफिकेशन के बेनिफिट्स में, और उतने ही प्रोपोर्शन में कि ज्यादा ना ले क्योंकि बेनिफिट मिल रहा है अभी फॉर अ शॉर्ट वाइल, तो वो बहुत जरूरी है। ना सिर्फ अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट्स के लिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत जरूरी है याद रखने के लिए निवेशकों के लिए। और उसके बाद ये थोड़ा ऑब्वियसली ट्रिकी हो गया क्योंकि आपने जैसे बोला करता थी कि वो उनका जो लिमिट है, तो वो फंड्स खुलते रहते हैं और बंद होते रहते हैं। तो ऑनेस्टली मुझे भी अभी एग्जैक्टली पता नहीं कौन से खुले हैं, बट मेरे हिसाब से काफी कुछ फंड्स हैं जो उन्होंने अभी खोला है, तो निवेश का वो वहां पे निवेश कर सकते हैं। पर जब वो निवेश करें उनको अपने एडवाइजर या फंड कंपनी से वो चेक करना पड़ेगा कि वो अवेलेबल है, क्योंकि वो दिन पर दिन चेंज हो सकता है। केवल मौजूदा जो विकल्प है भारतीय निवेशकों के पास यूएस के बाजारों में निवेश करने के लिए, वो पैसिव तरीका ही है, एक्टिव तरीका फिलहाल कोई मौजूद नहीं है ना उनके पास? एक्टिव फंड्स अवेलेबल है, पर मेरे को ये नहीं पता कि वो अभी ओपन है कि नहीं इन्वेस्टमेंट्स के लिए कि नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज़ जो मुझे आपसे समझनी थी, क्योंकि हम यूएस के बाज़ारों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक करेंसी फैक्टर भी होता है जो काम करता है। तो कौस्तुभ, ये करेंसी प्ले को हम कैसे समझें और कैसे उससे अपने फ़ायदे के लिए हम इस्तेमाल करें, और अगर ये करेंसी प्ले हमारे लिए फ़ायदेमंद है तो हम किस तरह के लक्ष्यों को बांध सकते हैं ताकि करेंसी प्ले का हमें फ़ायदा मिले? जी बिल्कुल। और ये जो करेंसी प्ले जो होता है कविता जी, मैं इसको ना सेकेंडरी बेनिफिट के का टैग दूंगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है कि डिवर्सिफिकेशन जो आपको वो बेनिफिट मिल रहा है सबसे महत्वपूर्ण है आपके निवेश करने का रीजन। पर अगर हम करेंसी प्ले की बात करें तो हम जब इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो सब रुपी
रुपये में इन्वेस्ट होता है। पर अगर हम अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर लेते हैं तो हालांकि हमारा जो अकाउंट है वो तो वहां से तो रुपीस ही जाएंगे, वो जो एंड इन्वेस्टमेंट होता है वो यूएस डॉलर्स के में इन्वेस्ट होता है, या वो फंड शायद स्टॉक खरीद रहा है या फंड ऑफ फंड है या ईटीएफ खरीद रहा है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड खरीद रहा है, पर वो यूएस डॉलर में होता है। और जैसे हमने पिछले काफी सालों में देखा है कि इंडिया का जो इकोनॉमी है, इन्फ्लेशन महंगाई जो है का भाव इज हायर देन द यूएस। अभी के देखेंगे तो यूएस का थोड़ा हाई है, पर वो हिस्टोरिकली लो रहा है, और अब इंडिया के इंटरेस्ट रेट्स भी हायर रहते हैं। तो इसके हिसाब से इंडियन रुपी जो है हैज डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट द यूएस डॉलर ओवर द पास्ट मेनी इयर्स, जैसे हमने देखा है। तो कुछ लोगों का जो गोल होता है, जैसे बच्चों को बाहर भेजना है, विदेश भेजना है एजुकेशन के लिए, तो क्या होता है कि अगर आज एक राशि है जो आपको चाहिए, आपने सोच के रखा है कि अच्छा यूएस डॉलर इतना, मुझे 50,000 यूएस डॉलर पकड़ लो या 1 लाख यूएस डॉलर पकड़ लो, मुझे खर्च करना है अपने बेटा या बेटी के एजुकेशन के लिए। पर जैसे रुपी डिप्रिशिएट हुआ तो रुपी का जो अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा। पर अगर आप इस निवेश में करेंगे तो क्या होगा कि क्योंकि वो यूएस डॉलर का भी बेनिफिट मिल रहा है अप्रिसिएशन वर्सेस द रुपी, तो वो थोड़ा एडेड बेनिफिट मिल रहा है। तो उस टाइप ऑफ गोल के लिए अच्छा हो जाता है कि आप वो एडिशनल बेनिफिट ऑफ करेंसी मिल जाता है अगेंस्ट रुपी, तो वो एक एडिशनल सेकेंडरी बेनिफिट मैं कहना चाहूंगा मिल सकता है आपको नेशनल डिवर्सिफिकेशन से। तो अब आखिरी सवाल, और उसके बाद चर्चा को हम समेटेंगे। कितना किफ़ायती होता है यूएस के बाज़ारों में निवेश करना भारतीय फंड हाउस के ज़रिए, और किस तरह की चार्जेस लगती हैं, किस तरह की टैक्सेशन को लेकर नियम है, क्योंकि अब बदलाव हमने होता हुआ देखा है, तो कैसे समझदारी से हमें इनको पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। हालांकि ये वो वजह नहीं है जिसकी वजह से आप किसी फंड में निवेश करने का निर्णय लें, लेकिन हाँ, जानकारी के तौर पर, क्योंकि आप एक निवेशक हैं, जरूरी है। जी बिल्कुल। तो आपने बहुत ही जरूरी बात छेड़ी कि जो कॉस्ट हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दे शुड नॉट बी द प्राइमरी डिसाइडिंग फैक्टर, बट जरूरी है आपको कंसिडर करने के लिए कि क्या कॉस्ट लग रहा है आपके निवेश में। तो इसमें क्योंकि ये टिपिकली फंड ऑफ फंड स्ट्रक्चर होता है, तो जिस फंड में वो निवेश करेंगे, ईटीएफ हो या दूसरा फंड हो, उसका कुछ एक्सपेंस रेशियो रहेगा और लोकल एक्सपेंस रेशियो रहेगा। बट ऑब्वियसली सेबी ने काफी टाइट रेगुलेशंस डाली हुई हैं कि कितना कैप हो सकता है, तो वो काफी वेल मैनेज्ड है। और दूसरी बात जो है टैक्सेशन, अभी जो चेंज हुआ है, जैसे आपने बात की, तो अभी पहले जो इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल होता था फॉर नॉन इक्विटी फंड्स, जिसमें इंटरनेशनल फंड्स भी पड़ते हैं, वो चला गया है। बट तभी भी डिवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स की जो हमने बात की काफी स्ट्रांग है। तो टैक्स हालांकि थोड़ा ज्यादा जाएगा, पर तभी भी ये बेनिफिट्स आउटवे द टैक्स, एडिशनल टैक्स दैट आपको जो भरना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से अभी भी काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है फॉर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन यूएस फंड्स। चलिए कौस्तुभ, आज हमने लगभग यूएस इक्विटी बाज़ारों में किस तरह से निवेश किया जाए उसके हर पहलू पर बात की। एक तरह से हमने पाठशाला यहाँ पर निवेशकों को लेकर की है, जहाँ पर हर पहलू पे बात हुई है, हर दिक्कत और हर उलझन को, जो सवाल भी हमें आते हैं ख़ास तौर से, उनका निवारण दिया है और समाधान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए आज और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए।